चलो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 6, कॉर्पोरेट पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर्स। ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हमें पढ़ना है कॉर्पोरेट पॉलिसीज एंड सेकंड पोर्शन डिस्क्लोजर्स हम देख लेंगे। देखो जो कॉर्पोरेट पॉलिसीज हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पॉलिसीज, तो बहुत ही कॉमन टर्म है, आप देखते हो हर जगह पे, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आप कोचिंग है, चाहे कॉलेजेस हैं, चाहे बिजनेस है, हॉस्पिटल्स हैं, कहीं पे भी आप चले जाओ, जहां पे भी कोई एक सेट ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना होता है, तो हम वहां पे क्या बना देते हैं, पॉलिसीज, यानी एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस कि इस तरीके से यहाँ पे कोई भी चीज अचीव होगी। तो एक तरीके से हमने यहाँ पे पहले से प्रॉपर प्लान करके कोई काम को हमें किस तरीके से करना है, कैसे उसका रेगुलेशन होगा, क्या उस पर रूल्स एप्लीकेबल होंगे, तो ये सारी की सारी चीजें हम पहले से डिसाइड करके पॉलिसी बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये एज अ गाइड एक्ट करेगी, यानी किसी को भी काम करना है तो पॉलिसी में लिखा है कि उसको ये काम इस तरीके से करना है, तो हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो जाएंगे। तो एक कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी पॉलिसीज बनाती है वो हमें यहाँ पे देखनी है। पॉलिसी बनाने का काम किसका होता है, बोर्ड का होता है या सीनियर मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मुलेशन हो जाएगा, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो तो बेसिकली सारे एम्प्लॉयज ही करने वाले हैं। तो जो भी पॉलिसीज बनाती है कंपनी, वो कम्युनिकेट भी करेगी अपने एम्प्लॉयज को कैसे कैसे करना है, और इसके अलावा उन पॉलिसीज की कम्युनिकेशन वो स्टेक होल्डर्स को भी करेगी। ठीक है, तो पॉलिसीज जो है कंपनी में, वो आइदर कंपनीज एक्ट हमें बोलता है कुछ कुछ पॉलिसीज बनाने के लिए, कुछ कुछ जो पॉलिसीज है वो हमें एलओडी या रेगुलेशन से प्रिस्क्राइब्ड है कि अगर कंपनी लिस्टेड है। ठीक है, तो अब एक्ट में भी प्रिस्क्राइब होती है। अच्छा, कुछ कुछ हमें लगता है कि ठीक है एक्ट ने बोल दी, वो हमने मान लिया, पर हमें एक्स्ट्रा भी कुछ कुछ पॉलिसी बनाने की जरूरत लग रही है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जैसे एथिक्स के ऊपर। तो अगर एक कंपनी को लगता है कि उसको वॉलंटरीली भी कुछ पॉलिसीज बनानी है, तो वो पॉलिसीज बना सकती है। तो जो पॉलिसीज हैं वो प्रिस्क्राइब बाय लॉ भी हो सकती हैं, और पॉलिसीज जो है वो वॉलंटरी बेसिस पे भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ये सारी बातें करने वाले हैं पॉलिसीज के बारे में, और फिर हम जाएंगे डिस्क्लोजर्स के ऊपर। तो अब देखो अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग रेगुलेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी गिवन है जो कि कंपनी को जो है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ में डिस्क्लोज करनी होती है। आइदर स्टेक होल्डर्स हो गए, अगर कंपनी लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो क्या क्या चीजें आपको किस किस टाइम पे डिस्क्लोज करनी है। तो इस चैप्टर में आपको जो सेकंड पोर्शन है डिस्क्लोजर्स वाला, वो तो आप बेसिक एकदम पूरा आपको बस हेडिंग दे दी है, और उसके बाद में आपको लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस दे दिए कि ये सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी है। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको रीडिंग ही लगा के जानी है। अगर आपको हेडिंग पता है, आपको बेसिक कंटेंट पता है, तो आपको पॉइंट से लिख कर आना है। तो बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी चैप्टर है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट पॉलिसीज से। तो देखो अपनी जो कंपनी है उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाला पोर्शन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी एक कंपनी जो डॉक्यूमेंट्स बनाती है वो आइदर मेमोरेंडम होगा या आर्टिकल्स बनाएगी, और इसके अलावा वो पॉलिसीज। तो वो 3 जो टाइप्स में डॉक्यूमेंटेशन डिवाइडेड है, कौन कौन से हो गए, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स और कॉर्पोरेट पॉलिसीज। मेमोरेंडम तो एकदम हम कह सकते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स तो क्या होता है, हमारे कंपनी के चार्टर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मेमोरेंडम में कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी का नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो क्लॉजेस होते हैं। आर्टिकल्स में क्या होता है, डे टू डे मैनेजमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एंड देन बनते हैं पॉलिसीज, थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में होते हैं कि आपको किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, क्या प्रोसेस रहेंगे, क्या स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, वो सारी चीजें कहाँ पे आ जाएंगी, कॉर्पोरेट पॉलिसीज में आ जाएंगी। और आपको जो भी पॉलिसीज हैं वो बना के अपने स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट भी करनी है। चलो अब देखो आ जाओ नेक्स्ट हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रखे हैं कि पॉलिसीज अगर आप बना रहे हो तो उससे क्या क्या होगा। सबसे पहले तो आपका जो बिजनेस है वो एक बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग कर पाएगा। ठीक है, किसी को भी कंफ्यूजन नहीं आएगा ओ कब हमें क्या काम करना है, आपकी गोल्स टाइम पे अचीव हो जाएंगे। पॉलिसीज के थ्रू आप इजीली डेलीगेशन कर सकते हो पावर का। ठीक है, सबका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी रिलेशनशिप्स एकदम क्लियर रहेंगे। आप टाइम पे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे। आपके पास एक प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कि आप कौन सा काम किस तरीके से करना है, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये सब चीजें प्रमोट होंगी। पॉलिसीज को हम कम्युनिकेट भी करते हैं स्टेक होल्डर्स को, तो उससे क्या होता है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी कंपनी में ट्रस्ट बना रहता है कि अच्छा कंपनी की पॉलिसीज है तो ये ऑब्वियसली अच्छे से काम कर रही होगी। और एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाइड रहते हैं कि हमें बार बार जाके किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, और लेस स्कोप हो जाता है मिस्टेक्स वगैरह का, तो एम्प्लॉयज का कमिटमेंट भी एकदम बूस्ट रहता है। तो ये सारी चीजें, और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, पॉलिसी सर्व एज एन स्टैंडर्ड, यानी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि आपको ये सारा काम करना है। ठीक है, तो दैट इज आपको क्या करना चाहिए,
एंड जब आप एक्चुअली पे काम कर लोगे, व्हाट यू हैव डन, तो आप उन दोनों को कंपेयर कर पाओगे। तो पॉलिसी आपका स्टैंडर्ड है और आपने जो एक्चुअल काम किया आप उसको कंपेयर कर पाओगे कि आपने 100% रिजल्ट दिया या कोई डिस्क्रिपेंसीज या डेविएशंस रह गई हैं, तब उसको अगली बार सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो ये सारे इंपॉर्टेंस हो गए। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमें गिवन है कंपनीज एक्ट के अंदर हमें जो पॉलिसीज गिवन है मैंडेटरी कि ये पॉलिसी तो ये कंपनी को बनानी ही होगी। अब ये सारी पॉलिसीज हमें आती हैं, हमने पहले से पढ़ रखी हैं सारी पॉलिसीज। देखो सबसे पहले क्या है, सीएसआर पॉलिसी। अभी रिसेंटली हमने सीएसआर कमेटी के बारे में पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, तो वही है, सीएसआर कमेटी बनाती है पॉलिसी। उसमें वो क्या लिखेगी कि हमारे ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हो रहा है, देन हमारे एवरेज प्रॉफिट्स पास्ट 3 इयर्स के कितने हैं, ठीक है, देन हमें कितना कितना एक्सपेंस करना है, जो 2% कैलकुलेशन निकाल के बताएगी, कौन कौन से हमें सेगमेंट या एरिया यानी एक्टिविटी अंडर शेड्यूल 7 जो हमने सेलेक्ट की है हम खुद से करेंगे या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू करवाएंगे। तो वो जितनी भी सारी चीजें हैं सेक्शन 135 वाली कैसे करना है उसके लिए वो साल के बिगनिंग में क्या बना देते हैं, सीएसआर पॉलिसी। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेकेंड हम आते हैं रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। पूरा चैप्टर पढ़ा है भाई हमने रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए वही आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, असेसमेंट किस तरीके से होगा, हैंडलिंग किस तरीके से होगी, पॉलिसी बनेगी। नेक्स्ट है अपनी एनआरसी पॉलिसी। अभी हमने रिसेंटली अगेन एनआरसी कमिटी जो है वो कमिटी के बारे में देखा है। तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, आप किस तरीके से सिलेक्शन करोगे, कैसे अपॉइंटमेंट करोगे, रेम्युनरेशन किस तरीके से पेमेंट करोगे, तो उसके लिए आपकी पूरी पॉलिसी बनेगी। दैट इज व्हाट एनआरसी पॉलिसी। और लास्ट है हमारी विजिल मैकेनिज्म पॉलिसी। तो विजिल मैकेनिज्म क्या होता है, हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं कि जो भी एम्प्लॉयज है अगर उनको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई भी जेन्युइन दिख रहा है, फ्रॉड है या कुछ ऐसा मैटर है जहाँ पे उनको लग रहा है कि उनको शक हो रहा है, ठीक है, कुछ ठीक नहीं है, तो वो सिचुएशन को क्या करना चाहिए, उनको रिपोर्ट करना चाहिए हायर ऑफिशियल्स को। और अब वो कहीं उनको ये नहीं लगे कि अच्छा मैंने बता दिया तो मुझे कंपनी से निकाल तो नहीं देंगे या मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, मेरा डिमोशन तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स, उनको जो डर है वो डर नहीं रहे, तो हम उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, सेफगार्ड्स, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि उनके अगेंस्ट में कोई भी कुछ भी एक्शन नहीं लेगा, उनकी जॉब जो है नहीं निकाली जाएगी और इवन उनकी आइडेंटिटी भी एकदम सीक्रेट रखी जाती है। और अगर उनको लगता है कि बहुत बड़ा मैटर है तो वो डायरेक्टली जाकर किसको कंप्लेन कर सकते हैं, ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन को वो कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी 4 पॉलिसीज हो गई अंडर कंपनीज एक्ट। चारों हमने ऑलरेडी पहले देख रखी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें गिवन है पॉलिसीज अंडर सेबी एलओडीआर। अब इसमें से भी आपने ऑलमोस्ट सारी पॉलिसीज सीएफ में जो एलओडीआर रेगुलेशंस आती हैं वहां पर आपने ऑलरेडी देख रखी होंगी। यहां पर उन सारे पॉलिसीज को समराइज फॉर्मेट में हमें देखना है। ठीक है, चलो ये देखो, दीज आर द पॉलिसीज अंडर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क पॉलिसी। तो रिस्क पॉलिसी तो वही है कि एक कंपनी के पास में रिस्क मैनेजमेंट की आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, हैंडलिंग वगैरह के लिए पॉलिसी बनी हुई होनी चाहिए। ये हमें रेगुलेशन नंबर 4 में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या आ जाओ, पॉलिसी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब हम सब जानते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 2 कैटेगरी से प्रिजर्व होते हैं। आइदर आपके परमानेंट वाले होंगे जो कंपनी की जब तक लाइफ टाइम है तब तक प्रिजर्व रहेंगे, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स कौन से वाले होंगे, 8 इयर्स वाले होंगे। ठीक है, अब आइदर आप फिजिकल फॉर्म में प्रिजर्व कर लो या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में प्रिजर्व कर लो। देन रेगुलेशन नंबर 9 में हमें ये गिवन है। नेक्स्ट आते हैं आर्काइवल पॉलिसी। अब देखो क्या होता है कि जो भी आपका टाइम पीरियड था उसके अकॉर्डिंग आपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर लिया, उसके बाद भी क्या बोला जाता है कि आप डॉक्यूमेंट्स को फर्दर सेफ रखने के लिए, प्रोटेक्ट और स्टोर करने के लिए एक अलग से पॉलिसी बनाओ। जैसे अपन क्या करते हैं अपने मोबाइल वगैरह में हम ड्राइव पे अपलोड कर देते हैं, क्लाउड पे अपलोड कर देते हैं, सिमिलरली वैसे कंपनी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक सेफ तरीके से मेंटेन करने के लिए कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए। तो जो भी सिक्योरिटी लॉज के जितने भी सारे आप मान सकते हो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इवन कंपनी से भी इंपॉर्टेंट है कि ठीक है इतने टाइम तक हमने लॉ के अकॉर्डिंग मेंटेन कर लिए, अब हम हमारी कंपनी की प्रोटेक्शन के लिए उनको एक प्रॉपर मेंटेन कर लेते हैं। तो उसके लिए आपकी क्या बन जाएगी, आर्काइवल पॉलिसी। नेक्स्ट आते हैं पॉलिसी डिटरमाइनिंग मटेरियल सब्सिडरी। ये हम पढ़ते ही हैं डीडी में भी कि ऐसे सब्सिडरी जिसका इनकम या नेटवर्थ, कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ के 10% से एक्सीड कर रहा है, तो ऐसी पॉलिसी आपको बनानी है जिसमें आप डिटरमाइन करोगे, यानी आप कोई कैलकुलेशन वगैरह करके 10% वाला निकालोगे कि ये सारी जो हमारी सब्सिडरीज है वो कौन सी हैं, मटेरियल सब्सिडरीज हैं। ठीक है, और जो भी उनकी कंप्लायंसेस है, फॉर एग्जाम्पल 24A में जो अपना आता है सेक्रेटेरियल ऑडिट करानी होती है, तो वो सब आप रेगुलेशंस इजी हो जाएं, इसीलिए आप पहले से क्या कर लो, डिटरमाइन करके उनको
रख लो। नेक्स्ट आते हैं पॉलिसी ऑन मटीरियलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी। अब देखो रिलेटेड पार्टी जो ट्रांजैक्शंस हैं हमारे, उसमें क्या बोला है एलओडीआर के अकॉर्डेंस में कि जो मटीरियल आरपीटीज हैं उनके लिए आपको अप्रूवल चाहिए होता है। वो अप्रूवल क्या है, कैसे है, वो हमें इस चैप्टर में बात नहीं करनी है, वो हम 7th चैप्टर में बात करेंगे। इस चैप्टर में जो हमें कंटेंट देखना है वो ये देखना है कि कौन से आरपीटीज को मटीरियल माना जाता है। मटीरियल मतलब वही इंपॉर्टेंट। तो ये अमेंड हुआ है, ठीक है। देखो अमेंड होकर क्या आया है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम बात करें उसकी इंडिविजुअली या हम उसको एग्रीगेट करके देखें, यानी एक ट्रांजैक्शन अकेला देख लो आप ईयर में, या आप ट्रांजैक्शन को क्या करा एग्रीगेट कर करके चेक किया पूरे साल में, तो चाहे वो इंडिविजुअली चाहे एग्रीगेट करके अगर उसकी वैल्यू एक्सीड कर रही है कितने करोड़ रुपए से, 1000 करोड़ रुपीज से, या फिर 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर, अगेन याद रखना कंसोलिडेटेड टर्नओवर है, तो आइदर 1000 करोड़ या 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी व्हिचएवर इज लोअर। तो इन दोनों में से जो भी लोअर वैल्यू है, अगर वो ट्रांजैक्शन उस लोअर वैल्यू से ज्यादा है तो वो ट्रांजैक्शन क्या मान लिया जाएगा, वो ट्रांजैक्शन हमारा मटीरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से ट्रांजैक्शंस मटीरियल मान लिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट मान लिए जाएंगे, उसके लिए भी आपको क्या बनानी है, पॉलिसी बनानी है। ये क्या होता है, कैसे होता है, डिटेल में क्या अप्रूवल्स चाहिए, ये मैंने पहले ही बोल दिया, ये हम चैप्टर नंबर 7 में बात करने वाले हैं। अभी इसको यहाँ पे बस मटीरियल क्या होते हैं आपको वो याद रखना है, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट हमारा है पॉलिसी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी ऑफ इवेंट्स। अब देखो कुछ कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, तो आपको कौन कौन से इवेंट्स मटीरियल हैं। अब देखो जो मटीरियल इवेंट्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं कि अगर आपने वो जो इवेंट है वो अगर अभी आपने नहीं बताया और इन फ्यूचर अगर वो पब्लिक के सामने आ जाता है तो आपके ऊपर काफी इंपैक्ट आ सकता है, आपके शेयर प्राइसेस पे इंपैक्ट आ सकता है, या पब्लिक का नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है, या वो हो सकता है कि वो करने से ही मना कर दें उस काम को या उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को। तो कोई भी ऐसा इवेंट है जिसका अभी अगर आपने उसको नहीं बताया तो बाद में जब पता चलेगा तो बहुत ही सिग्निफिकेंट रिएक्शन आएगा पब्लिक का, और इवन वो इवेंट होने से ही पब्लिक मना कर सकती है। तो अगर ऐसा कुछ भी चीज है तो वो इवेंट क्या मान लिया जाएगा, मटीरियल मान लिया जाएगा। या फिर कोई ऐसा इवेंट है जो बोर्ड को लगता है कि बहुत मटीरियल है तो वो वाला इवेंट क्या मान लिया जाएगा, मटीरियल। तो ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स कि अगर आप उसको अभी छुपाते हो तो फ्यूचर में आपके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है अगर फ्यूचर में वो इवेंट सामने आया। मान लो कोई एक बहुत बड़ी फॉरेन की कंपनी है, उसने आपके ऊपर केस कर दिया, ठीक है, और चांसेस है कि आप वो केस हार जाओ, या अगर आप वो केस हार जाते हो तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, और ये बात आपने पब्लिक से अभी छुपाई है। अब बताओ जब ये मार्केट में आएगी बाद में बात, तो क्या आपके शेयर प्राइसेस पे इंपैक्ट आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल। तो ऐसे कोई भी मैटर जो फ्यूचर में आपके सामने आएगी अगर या आपने प्रेजेंट में नहीं बताई है और उसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आएगा आपके ऊपर, तो ऐसा इवेंट क्या होता है, मटीरियल इवेंट होता है। और ये इवेंट्स कौन कौन से मटीरियल हैं उसको डिसाइड करने के लिए हम क्या बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे। नेक्स्ट तो सिंपल है, विसिल ब्लोअर। कंपनीज एक्ट में नाम क्या था, विजुअल मैकेनिज्म, यहाँ पे आपको नाम क्या दे दिया, विसिल ब्लोअर पॉलिसी, वही सेम सा ही है। नेक्स्ट आ जाओ पॉलिसीज आपको रेम्यूनरेशन की। आपको याद हो ये हमने पहले बात की थी जब एनआरसी हम लोग पढ़ रहे थे कि रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड करनी है, क्या क्राइटेरिया है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसा है, वो सब चीजें भी आपको डिस्क्लोज करनी होती है। तो उसके लिए उनको क्या बनानी होती है, पॉलिसी बनानी होती है कि रेम्यूनरेशन किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है पॉलिसी ऑन बोर्ड डाइवर्सिटी। बोर्ड डाइवर्सिटी यानी कि बोर्ड में कैसे होना चाहिए, वेराइटी ऑफ अलग अलग इंडिविजुअल्स जो डायरेक्टर्स हो। आपने एक ही मान लो सब फाइनेंस में एक्सपर्ट है, नहीं, आपको क्या करना है, अलग अलग एरिया से एक्सपर्ट लोग लेकर आओ, इवन विमेन डायरेक्टर्स भी आप लोग लेकर आओ। तो डाइवर्सिटी दैट मींस वेराइटी होनी चाहिए, अलग अलग स्किल्स, अलग अलग नॉलेज की। और लास्ट अपनी पॉलिसी है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। अब बेसिकली यहाँ पे क्या बोल दिया है कि जो आपकी टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं एज पर मार्केट कैप, पहले 500 था, अब अमेंड होकर वो कितना हो गया है, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हो गया है बेस्ड ऑन मार्केट कैप। तो उनको क्या बनानी है, एक कंपलसरी बेसिस पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनानी है। अब उस पॉलिसी में वो क्या बताएंगे कि कब कब शेयर होल्डर्स जो है उनको डिविडेंड नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, कब कब वो एक्सपेक्ट कर सकते कि उनको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, कि हमने डिविडेंड को देने से पहले क्या क्या बातें ध्यान में दी है, कि हम कब रिटेंशन
करना चाहते हैं, यानी रिटेन अर्निंग्स करना चाहते हैं, कब हम डिविडेंड देना चाहते हैं, ठीक है। अगर रिटेन अर्निंग्स है तो उसको किस तरीके से यूज करेंगे। देन हमने कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखा है, ग्रोथ फैक्टर्स या एक्सपेंशन या ये सब चीजों को ध्यान में रख के हमने डिविडेंड को डिसाइड किया है। तो बेसिकली आपको ये सारी चीजें वहां पे ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला है यहाँ पे कि अगर कोई कंपनी जो टॉप 1000 में नहीं आ रही है, यानी एंटिटीज अदर देन टॉप 1000, वो वॉलेंट्री बेसिस पे क्या कर सकती हैं, डिस्क्लोजर दे सकती हैं। यानी अभी हमने ऊपर बात की कि पहले क्या था, टॉप 500 था, अमेंड होकर क्या हो गया है, टॉप 1000 हो गया है। तो जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं, अब उनको मैंडेटरी बेसिस पे क्या करना है ये, यानी पॉलिसी उनको बनानी, डिस्क्लोजर देना है। लेकिन जो 1000 से कम वाली है वो क्या कर सकते हैं, वॉलेंट्री बेसिस पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर एंड वाले पॉइंट में हमें यही गिवन है। चलो, तो ये हमारी जो है वो पॉलिसीज हो गई। अब हम जो इस चैप्टर में नेक्स्ट एक और गिवन है कोड ऑफ कंडक्ट, यानी बेसिकली यहाँ पे किस तरीके से उनको बिहेव करना है, क्या उनका पैटर्न वगैरह रहेगा, तो क्या उनके लिए रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, क्या उनकी ड्यूटीज हैं। तो वो सारे कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो भी आपको प्रिपेयर करना है, और उस कोड को आपको क्या करना है, कंपनी की वेबसाइट पर उसका डिस्क्लोजर भी आपको देना है, ठीक है। तो ये हमें एक चीज याद रखनी है। तो अभी जो हमने ऊपर दो पॉलिसीज पढ़ी थी वो किस किस के अकॉर्डिंग में थी, कंपनीज एक्ट के एज वेल एज LODR के। अब मैंने आपको बताया था कि आइदर आप वॉलंटरी बेसिस पे भी कुछ बना सकते हो या फिर अदर लॉज। अब देखो अदर लॉज में जो हमें गिवन है, एक है इनसाइडर ट्रेडिंग पॉलिसी। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के रिलेशंस दे रखे हैं 2015 वाले, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015। तो ये रेगुलेशंस को कंप्लाई करने के लिए भी कंपनी को क्या बनानी होती है, एक पॉलिसी बनानी होती है। इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड आपको कौन सी पॉलिसी गिवन है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो पॉश कमेटी वगैरह बनती हैं, और जो आपकी एक्ट है सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013, उसमें आप किस तरीके से कंप्लेंट्स हैंडल करते हो, रिड्रेसल किस तरीके से होता है, उसके लिए भी आप क्या बना दो, पॉलिसी बना दो। तो ये अदर एक्ट्स वाली हो गई। और जो अपना थर्ड गिवन है वो क्या है, वॉलंटरी पॉलिसीज। तो अब यहाँ पे जो भी टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, जैसे वही एथिक्स वाला हो गया, देन जेंडर डाइवर्सिटी इक्वालिटी के लिए हो गया, देन इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसी हो सकती है, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपने कम्युनिकेशन वगैरह करते हो आप इंटरनल या एक्सटर्नल, उसके लिए पॉलिसीज हो सकती है। डायरेक्टर्स के लिए फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया की पॉलिसी हो सकती है। हेल्थ सेफ्टी एंड सैनिटेशन वाले कंडीशन के लिए हो सकती है, एनवायरनमेंट के लिए हो सकती है। तो जो भी मैटर्स आपको लगता है कि यार इसके लिए हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, सस्टेनेबिलिटी के लिए भी हो सकती है, ठीक है, वो हमने बात कर ली थी पहले, CSR सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी। तो जो भी आपको लग रहा है कि यार ये मैटर के बारे में मुझे एक्स्ट्रा पॉलिसी बनानी चाहिए, कंपनी को तो बना सकती है वॉलंटरी बेसिस पे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो अपना पॉलिसी वाला टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। अब इस चैप्टर का हम लोग जो सेकंड पोर्शन है वो स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज व्हाट डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ देखो आपको अलग अलग एक्ट्स के अंदर क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने होते हैं उसके बारे में बता रखा है। आपको कंपनीज एक्ट में क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं, देन कंपनी रूल्स में क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं। इसके अलावा आपके कुछ एक्ट्स हैं, जैसे आपका सेबी LODR रेगुलेशंस गिवन है, आपकी ICDR में गिवन है, टेक ओवर रेगुलेशंस में गिवन है, और लास्ट में हमारे इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस में गिवन है। अब देखो LODR, ICDR और टेक ओवर ये आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे, तो आपको वो ऑलरेडी आता है, तो आपको ये अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो जो भी डिस्क्लोजर्स आपने वहां पढ़े हैं आप उनके यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, रीडिंग करके काम हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक तो अपने कंपनीज एक्ट और कंपनीज रूल्स के जल्दी से, और जो लास्ट में अपना इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं कंपनीज एक्ट में। देखो कंपनीज एक्ट में सबसे पहले अगर आपको याद हो तो हमने बोर्ड रिपोर्ट पढ़ा था रिपोर्टिंग वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले आपको वही बता रखा है कि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हो AGM में मेंबर्स के सामने, उसके साथ में क्या जाती है, बोर्ड रिपोर्ट जाती है। तो बोर्ड रिपोर्ट के क्या कंटेंट्स हैं वो हम ऑलरेडी वहां पे पढ़ चुके हैं, तो वो चीजें आपको डिस्क्लोजर में देनी होती हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे गिवन है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट जो हमें गिवन है दैट इज डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, जो DRS जाता है। अब देखो डायरेक्टर्स में वो क्या बताएंगे कि जो भी उन्होंने अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर किए हैं उसमें प्रॉपर जो भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लग रहा है वो माना है, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्लीकेबल हो रहे हैं वो मानी है। अगर कोई डेविएशन वगैरह किया है तो वो डिस्क्लोजर दे देंगे कि हमने अकाउंटिंग पॉलिसी में ये डेविएशंस किए हैं। देन हमने अकाउंट्स को बनाने में प्रॉपर टाइम और केयर वगैरह डिवोट करा है, हमने गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाया है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर
मेंशन करनी है। और इसके अलावा जो भी हमारे ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स हमने एप्लीकेबल करवाए हैं वो कैसे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आपको वो सब चीजें बतानी है। ठीक है, देन आपको कुछ अदरवाइज चीजें बता रहे हैं कि जैसे लाइक 178 में आपको बताना होता है कि एनआरसी जो कमिटी है वो किस तरीके से रेम्यूनरेशन पे कर रही है। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए एसआर पास किया या एसआर पास नहीं किया। देन जो कमिटी होती है उसमें में डिटेल्स वगैरह देनी होती है, हमने विजुअल मैकेनिज्म बनाया नहीं बनाया उसकी भी हमें डिटेल्स देनी होती है। तो बेसिक बेसिक जो भी आपने ऑलरेडी सेक्शंस कवर कर रखे हैं उन सब की आपको यहाँ पे डिटेल्स दे रखी हैं, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। चलो अब आ जाओ कंपनी, सबसे पहले हम अब अलग अलग रूल्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बोला है कंपनी अकाउंट्स रूल्स में। जो कंपनी अकाउंट्स रूल है उसमें आपको बेसिकली वही अपने अकाउंट्स किस तरीके से प्रिपेयर किए हैं, अगर स्टैंड अलोन है तो वो बता दो, कंसोलिडेटेड है तो आप वो बता दो। ठीक है, आपने रिलेटेड पार्टी के साथ में कोई ट्रांजैक्शंस वगैरह किए हैं तो आपको उसकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपने टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग, फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग या एनर्जी वगैरह आप किस तरीके से कंजर्व कर रहे हो, किस तरीके से आपने यूजेज वगैरह कर रखा है, वो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा और एक चीज बतानी है आपको, वही फाइनेंशियल समरी, बिजनेस कैसा है, क्या डायरेक्टर्स वगैरह में कोई चेंजेस तो नहीं हुए, सब्सिडरीज या कैश कंपनीज में कोई तो चेंज नहीं हुए हैं, डिपॉजिट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपने एक्ट कंप्लायंस से किए हैं नहीं किए हैं, आपको रेगुलेटर ने कोई पेनल्टी या कोई ऑर्डर वगैरह तो पास नहीं किया, आपके कॉस्ट रिकॉर्ड्स वगैरह प्रॉपर है या नहीं है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल्स प्रॉपर है या नहीं है, तो ये सब चीजों के बारे में आपको डिस्क्लोजर देना है। अच्छा, अब ये चीज यहाँ पे बोली है, हम जो बात की थी अभी एनुअल रिटर्न के बारे में, तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग बात करते हैं ओपीसी और स्मॉल कंपनी के बारे में तो वहां पे अब्रिज फॉर्मेट में जाती है, समराइज फॉर्मेट में एनुअल रिटर्न जाती है, और वो जो है 7A में, एमजीटी 7A है उसका फॉर्म नंबर, उसमें जाती है। अपने वाली किस में जाती है, एमजीटी 7 में जाती है। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि क्या क्या चीजें आपको देनी है। तो जो हमने तो पूरी पढ़ ली है, अब उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं समराइज्ड हैं वो किस में चली जाएंगी, ओपीसी और स्मॉल कंपनी में 7A में चली जाएंगी। तो इसको एक बार आप रीड कर लेना। इसके बाद में जो अपने नेक्स्ट रूल है वो कौन सा है, कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल। अब देखो यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी है, अगर आपने डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर इशू कर रखे हैं, या आपने अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं, या आपने इसॉप वगैरह इशू कर रखे हैं, तो आपको उसकी भी आपको डिटेल्स जो है वो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। देन आते हैं कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल्स। तो जो भी आपने रेम्यूनरेशन दी है, ऐसे बेसिकली क्या होता है, आपको परसेंटेज और ऐसे रेशियोज कैलकुलेट करके बताने होते हैं। तो आपको ये बताना है, आपको पहले तो मीडियन रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है, फिर आपको ये चेक करना है कि जो मीडियन आ रहा है उसमें अलग अलग डायरेक्टर्स का आप उससे रेशो निकालो, और क्या रेशो आ रहा है ईच डायरेक्टर का जो हमने मीडियन रेम्यूनरेशन निकाला है उससे। ठीक है, देन अगर आपने परसेंटेज बढ़ाया रेम्यूनरेशन के तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, मीडियन में कितना इंक्रीज हुआ है, कौन कौन से एम्प्लॉयज कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको परसेंटेज वाली बतानी है। अब इसके बाद आपको ऑल्सो भी बताना है जो ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो बहुत ज्यादा वैल्यू में रेम्यूनरेशन कंपनी से ले रहे होते हैं, तो हमें उनकी भी डिटेल्स देनी होती है। ठीक है, तो जैसे क्या बोल रहा है अगर कोई आपका परमानेंट एम्प्लॉय है और रेम्यूनरेशन चार्ज कर रहा है, तो आप ये देखो अगर उसकी रेम्यूनरेशन जो है वो कितनी है, नॉट लेस देन 1 CR एंड 2 लाख, यानी 1 करोड़ 2 लाख रुपए की रेम्यूनरेशन, अगर वो इतनी रेम्यूनरेशन ले रहा है तो आप बताओ ऐसे कौन से एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, और अगर कोई एम्प्लॉय पार्ट टाइम के लिए एम्प्लॉयड है तो आप उसका बताओ कि उसकी जो मंथली रेम्यूनरेशन है वो कितनी है, नॉट लेस देन 8,50,000 रुपीज। अगर आप इसके अकॉर्डिंग 12 से डिवाइड कर लोगे तो यही वैल्यू आएगी, तो आपको यहाँ पर भी इसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। ठीक है, तो चाहे वो परमानेंट है चाहे वो टेम्पररी है, उसको वो इंडिकेशन वहां पे देनी पड़ेगी, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोला है, अगर कोई एम्प्लॉय है और वो एमडी या फिर डब्ल्यूटीडी से भी ज्यादा रेम्यूनरेशन चार्ज कर रहा है, चाहे एग्रीगेट करके चेक कर लो चाहे आपने इंडिविजुअल एनुअली चेक करा, अगर वो उनसे ज्यादा रेम्यूनरेशन चार्ज कर रहा है तो भी आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। और एक चीज ये बोली है, अगर वो जो पर्सन है वो या तो खुद से या अपने स्पाउस या चिल्ड्रन के साथ मिलकर अगर 2% या उससे ज्यादा के इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रहा है, तब भी हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा कर रहा है। ठीक है, देन बेसिक बता रखा है, डेजिग्नेशन, रेम्यूनरेशन, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, ये सब चीजें भी आपको वहां पर डिस्क्लोजर दे देना है। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट बेसिकली हमारे कंपनी CSR रूल्स, तो ये हम ऑलरेडी बहुत बार देख चुके, चैप्टर नंबर 14 में भी आया था एंड देन चैप्टर नंबर 5 में भी आया था, तो इसीलिए हम इसको वापस से नहीं देख रहे हैं। अब आ जाओ अपना नेक्स्ट है सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है, जो भी इनसाइडर्स हैं और जो भी कनेक्टेड पर्संस हैं उनको क्या करना होगा, डिस्क्लोजर देना होगा। और इसके अलावा जो डिस्क्लोजर्स हैं वो आपके शेयर्स में भी होंगे,
चाहे आपने डेरिवेटिव में ट्रेडिंग की है तब भी डिस्क्लोजर्स वगैरह वहां पे होंगे। अब देखो डिस्क्लोजर्स जो है ये दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है हमने। एक तो हमने बात की इनिशियल डिस्क्लोजर्स और एक हम करेंगे कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर्स। तो इनिशियल तो बेसिकली क्या होगा, अगर कोई भी पर्सन है या तो वो केएमपी बन रहा है या वो कंपनी का डायरेक्टर बन रहा है या वो प्रमोटर बन रहा है, प्रमोटर ग्रुप का मेंबर बन रहा है, तो जिस भी दिन पे उसके अपॉइंटमेंट हो रहा है उस दिन पे उसके पास जो भी सिक्योरिटीज हैं उस कंपनी की, तो वो वहां पे उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के विद इन 7 डेज में। ठीक है, जितनी भी उसके पास में कंपनी की शेयर होल्डिंग है। तो ये आ जाएगा अपना इनिशियल डिस्क्लोजर 7 सब रेगुलेशन 1 में। देन आते हैं हम लोग कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर्स में। अब देखो कंटिन्यूअल वाले में क्या बोला है कि कोई भी प्रमोटर है या प्रमोटर ग्रुप का मेंबर है या डायरेक्टर है, अगर वो मान लो कंपनी को किसी सिक्योरिटीज को कभी भी बीच में परचेज कर रहा है या डिस्पोज ऑफ कर रहा है, तो और अगर उन ट्रांजैक्शन की अगर हम वैल्यू चेक करें तो चाहे जो वैल्यू है वो इंडिविजुअली चेक कर लो आप, या आप वो वैल्यू एग्रीगेट करके देख लो। एग्रीगेट आपको करना है कैलेंडर क्वार्टर में। अगर वो 10 लाख या उसके ज्यादा की वैल्यू आ रही है तो फिर आपको जब भी आपने ट्रेडिंग करा है उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, इंटीमेशन देना पड़ेगा कंपनी को, और कंपनी इंटीमेशन दे देगी किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंटीमेशन देना है। तो ये थे। इसके बाद में बोला जो भी अदर कनेक्टेड पर्संस हैं उनको भी, अगर उन्होंने भी कोई भी सिक्योरिटीज वगैरह में खरीदा है बेचा है तो बोर्ड स्पेसिफाई कर देगा, इस तरीके से आपको डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, देन अपने रेगुलेशन नंबर 8 है। रेगुलेशन 8 डील करता है कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर से। यानी बेसिकली क्या बोला है कि जो भी कंपनी लिस्टेड है उसको एक कोड बनाना है और अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करना है उस कोड को, जिसका नाम होगा कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर। यानी बेसिकली अगर उनके पास में कोई भी यूपीएसआई है तो वो उस यूपीएसआई को कब और किस तरीके से डिस्क्लोज करेंगे, वो सारी की सारी चीजें उनके लिए उसको कोड बनाना है। और जो भी वो कोड वगैरह बनाया है, अगर हम मान लो उसमें कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं एट अ फ्यूचर डेट, तो अमेंडमेंट आपने जो भी किए हैं वो भी आप एक्सचेंज को बताओगे और एज वेल एज आपको इंटीमेशन देना है, डिस्क्लोजर उसका देना है। इसके बाद देखो क्या बोला है, शेड्यूल ए में हमें बता रखा है क्या क्या प्रिंसिपल्स आपको ध्यान रखने हैं उस कोड में। सबसे पहले बोला है कि जो भी यूपीएसआई है बेसिकली मान लो वो अगर किसी एक पर्सन की इंफॉर्मेशन में आ जाती है तो आपको क्या करना है, उसको पब्लिक में अवेलेबल करवा देना है प्रॉम्प्टली। ठीक है, देन जो भी यूपीएसआई है ऐसा नहीं है कि आपने पहले 5 लोगों को बताई फिर 5 लोगों को बताई, आपको क्या करना है, यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल डिस्क्लोजर करना है। यानी आपको सबको एक ही साथ बतानी है। और किस तरीके से बतानी है, इस पूरे प्रोसेस को हैंडल करने के लिए आपको एक सीनियर ऑफिशियल को वहां पे क्या करना है, डेजिग्नेट करना है। अगर मान लो अभी आपने गलती से बता दिया हो, किसी को पता चल गई हो, तो आपको एक साथ उसको डिस्क्लोजर दे देना है। ठीक है, इसके अलावा जो भी है अगर आपकी यूपीएसआई वगैरह, आपको प्रॉपर क्या रखना है, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है किसके पास में सारी इंफॉर्मेशन है और आपको किस किस को कब कब किस तरीके से बताना है। तो वो यूपीएसआई के रिगार्डिंग जो भी बोला है। और लास्ट में एक आपको पॉइंट बोला है कि आपको नीड टू नो बेसिस पे वो चीज ध्यान रखनी है। नीड टू नो मतलब कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन, देखो पहले वो यूपीएसआई है तो आपको सब जगह बताने की जरूरत नहीं है वो इन्फॉर्मेशन को, मतलब जब तक वो यूपीएसआई है कंपनी में तो आपको उनको ही बताओ जिनको जानने की जरूरत है। ऐसा हर किसी को बताते फिरोगे तो फिर वो लीक ही होगी ना आगे जाके, तो इसीलिए यहाँ पे नीड टू नो बेसिस पे आपको उसको हैंडल करना है। देन सिंपल बोला है कोड ऑफ कंडक्ट की जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको क्या इंश्योर करना है कि कंपनी क्या बना के रखे, कोड ऑफ कंडक्ट बनाकर रखे कि किस किस तरीके से हमें ट्रेडिंग वगैरह करनी है, किस किस तरीके से हमें कंप्लायंस करनी है इन रेगुलेशंस की, नॉन कंप्लायंस में आपको नहीं जाना है। तो ये कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा और जो इंटरमीडियरीज होते हैं, ठीक है, ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर भी ये चीज यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। चलो इसके बाद में आ जाओ, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट है कि जो कंपनी है या जो भी हमारे कह सकते हैं हम लोग इंटरमीडियरीज थे, उनको भी क्या करना है, जो कोड बनाया बस फॉर्मुलेट करके नहीं छोड़ देना है, आपको चेक भी करना है कि क्या आप प्रॉपर उसको बनाकर मान भी रहे हो या नहीं मान रहे हो। अच्छा एक और चीज है, अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी फिड्यूशरी कैपेसिटी में किसी पर्सन को दी है या आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दी है, फॉर एग्जांपल ऑडिटर्स हैं या एडवाइजर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, बैंक्स हैं, तो आप इन सबको तो इन्फॉर्मेशन देते ही हो। ठीक है, तो ये आपका लीगल लेजिटिमेट पर्पस के लिए मान लिया जाएगा। फिर यहाँ पे भी इनके ऊपर सारे ट्रेडिंग रेगुलेशंस तो एप्लीकेबल हो जाएंगे, लेकिन ठीक है, इनके साथ में जो है इन्फॉर्मेशन को शेयर
कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जरूरी है इनको इन्फॉर्मेशन वगैरह देना, ठीक है। और देन क्या बोला है कि जो कोड है, इस कोड के अंदर आपको एक क्या डेजिग्नेट करना है, एक कंप्लायंस ऑफिसर, जो एक चेक करेगा इस कोड के सारे रेगुलेशंस वगैरह जो है वो हम मान रहे हैं या फिर नहीं मान रहे। और इवन जो एम्प्लॉयज वगैरह उनको भी कम्युनिकेट कर दो कि अगर आपके पास में अपने फंक्शनल रोल के टाइम पे आप जो भी ड्यूटीज कर रहे हो, अगर कोई यूपीएसआई आती है तो उसको भी उनको प्रॉपरली क्या करना है, मैनेज करना है। और इवन जो सब्सिडरी के एम्प्लॉयज वगैरह हैं उनको भी प्रॉपरली इस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ बोल दिया कि यूपीएसआई एक्ट को किस तरीके से डील करना है, उसके लिए क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल हो रहा है वो आपके लिए प्रॉपर होना चाहिए, ठीक। चलो इसके बाद देखो क्या बोला रेगुलेशन नंबर 9A में, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। यहाँ पे क्या बोला है, वही अगेन आपके पास में क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट सिस्टम होने चाहिए, कंट्रोल्स वगैरह होने चाहिए, रिकॉर्ड्स वगैरह होने चाहिए, आईसीएस आपको प्रॉपर मेंटेन करना है, जिसमें क्या हो, आपने कंट्रोल एस्टैब्लिश कर रखे हो कि आप किसी भी तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग को होने से प्रिवेंट करोगे। जैसे अपना ट्रेडिंग प्लान्स वगैरह बनते हैं, वो सब चीजें, रिटन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स वगैरह होने चाहिए। इवन आपके पास में विसिल ब्लोअर पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर मान लो कोई डील कर रहा है तो किसी को पता चल गया तो फिर आपको रिपोर्ट भी कर सकता है, ठीक है। चलो तो ये यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है, यानी बेसिकली बहुत ही ईजी चैप्टर है। अगर आप इसको रीड भी कर लोगे इस चैप्टर को तो ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या डिस्क्लोजर्स हैं, बस आपको उसकी लिस्ट इस पूरे चैप्टर में गिवन है, ओके।